हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर चल रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट इस समय मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं वो एक बार बताइए कि आप सभी को मेरी आवाज सही से आ रही है और बोर्ड सही से दिखाई दे रहा है। जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी का वेलकम है और आप सभी इस सेशन का लिंक भाई एक बार शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि और लोग भी हमारे छोटे से परिवार में हम लोगों के साथ जुड़ सकें। लाइफ स्टडी चैनल पर सभी क्लासेस अपने समय से चली हुई हैं, तो आप सभी क्लासेस ले सकते हैं। शाम को एक 7 बजे से और एक 9 बजे से रात को प्रैक्टिस बैच चला हुआ मैथ का, तो आप वो दोनों बैचेस भी ले सकते हैं। और सभी क्लासेस की ऐप पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए और इजीली लाइफ स्टडी के नाम से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री की क्लास है वो अपने समय से होती है और आज जो हिस्ट्री की क्लास का आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य से आज मैं आप लोगों को चौथे नंबर का लेक्चर कराने वाली हूं और हम इससे पहले 3 लेक्चर बहमनी साम्राज्य से कर चुके हैं। आज की क्लास की चर्चा स्टार्ट करते हुए हम करते हैं और आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन था? हुमायूं बहमनी साम्राज्य का एक शासक था और यह बहुत क्रूर शासक था। हुमायूं बहमनी साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक माना जाता है, इसीलिए इस शासक को जालिम की उपाधि भी दी गई थी और इसका शासनकाल जो 1498 ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी से लेकर 1461 ईस्वी तक माना जाता है। इसी हुमायूं की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण इसके अल्पवयस्क पुत्र को क्या किया जाता है, गद्दी पर बैठाया जाता है, जिसका नाम है निजाम शाह। और इसी निजाम शाह का संरक्षक और जो देखभाल करता है वो बनाया जाता है महमूद गवां को। महमूद गवां को यही निजाम शाह अल्पवयस्था में जब सिंहासन पर बैठता है तो ये बैठता है महमूद तृतीय के नाम से। किसके नाम से? महमूद तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठता है। कौन? निजाम शाह। और निजाम शाह सिंहासन पर बैठते ही अपना प्रधानमंत्री मोहम्मद गवां को बनाता है। मोहम्मद गवां को क्या करता है? क्या बनाता है? अपना प्रधानमंत्री बनाता है। और इसी मोहम्मद गवां के हाथों में महमूद तृतीय के शासनकाल की जो वास्तविक शक्तियां थी वो सब इसी के पास थी, क्योंकि महमूद तृतीय या निजाम शाह क्या था? एक अल्पवयस्क शासक था। इसी महमूद गवां ने अपनी युद्ध कौशल और अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर बहमनी साम्राज्य का विस्तार काफी दूर तक, काफी बड़े क्षेत्र तक कर दिया था। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी फैक्ट्स अब तक आप लोगों को बताए अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब हम आगे के पॉइंट्स को नोट कर चलेंगे। पहले यहाँ तक नोट करेंगे, फिर आगे की बातें आगे करेंगे। ठीक है, चलिए। हो गया? चलिए, हेडिंग लगाएंगे अब हम। और हेडिंग क्या होगी हमारी? हुमायूं। और हुमायूं कौन है? बहमनी साम्राज्य का एक शासक है, ना कि मुगल काल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। हुमायूं, सबसे पहला पॉइंट है कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? इसका शासनकाल 1458 ईस्वी से लेकर 1461 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1461 ईस्वी तक रहा। किसका शासनकाल? हुमायूं का। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुमायूं एक क्रूर शासक था। हुमायूं एक क्रूर शासक था। कैसा शासक था? एक क्रूर शासक था और इसीलिए इसको क्या किया गया था? जालिम की उपाधि दी गई थी। इसीलिए इसे
जालिम की उपाधि दी गई थी। जालिम की उपाधि दी गई थी। जालिम की उपाधि देने के साथ साथ इसका क्या हुआ था, इसकी अचानक से मृत्यु हो गई। हुमायूं का शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा क्योंकि अचानक ही किसी अनावश्यक कारण या जैसे अचानक से ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट और नोट करेंगे आप कि अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण, अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण, क्या किया, इसके पुत्र निजाम शाह को शासक बनाया गया। किसको? निजाम शाह को शासक बनाया गया। निजाम शाह को शासक बनाया गया। निजाम शाह को क्या किया गया? शासक बनाया गया। और ये निजाम शाह कौन था? इसका अल्पवयस्क पुत्र था। अल्पवयस्क पुत्र था। चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए हो गया होगा यहां तक, आगे चलते हैं। अब हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और अब शासनकाल कौन करेगा? निजाम शाह। और किस नाम से करेगा? महमूद तृतीय के नाम से निजाम शाह बहमनी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठता है। किसके सिंहासन पर? बहमनी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठेगा कौन? निजाम शाह। तो हेडिंग लगाइए निजाम शाह। या आप फिर हेडिंग लगाएं महमूद तृतीय। महमूद तृतीय। और जो महमूद तृतीय का जो शासनकाल है वो भी छोटा सा ही रहेगा, लेकिन ठीक ठाक रहेगा, क्योंककि वास्तविक जो शक्तियां हैं इसकी वो किसके पास रहेंगी? मोहम्मद गवा के पास, या मोहम्मद गवा के पास। तो जो उसका शासनकाल है वो 1463 से लेकर 1468 ईस्वी तक रहेगा। कब से कब तक? 1463 से लेकर 1468 ईस्वी तक रहेगा। इसके बाद यहां पर पॉइंट करें कि यह है हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं का पुत्र था। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट अगर ऐड करें हम लोग तो क्या होगा? इसके संरक्षक व प्रधानमंत्री मोहम्मद गवा को बनाया गया। मोहम्मद गवा को बनाया गया। क्या किया गया? मोहम्मद गवा को क्या बनाया गया? इसका प्रधानमंत्री और इसका संरक्षक भी इसी को बनाया गया। मोहम्मद गवा को इसने ख्वाजा की उपाधि दी। किसने? महमूद तृतीय ने। इसने मोहम्मद गवा को ख्वाजा की उपाधि दी। मोहम्मद गवा को ख्वाजा की उपाधि दी। ख्वाजा की उपाधि दी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वास्तविक शक्तियां थी वो मोहम्मद गवा के पास थी। सॉरी भाई। इसके शासनकाल की वास्तविक शक्तियां इसके शासनकाल की जो वास्तविक शक्तियां थी वो किसके पास थी? वास्तविक शक्तियां किसके पास थी? मोहम्मद गवा के पास थी। वास्तविक शक्तियां किसके पास थी? मोहम्मद गवा के पास थी। मोहम्मद गवा के पास थी। ठीक है भाई। किसके पास थी? मोहम्मद गवा के पास थी। यानी कि अब जो नेतृत्व था साम्राज्य को चलाने का वो सभी किसके हाथों में आ चुका था? मोहम्मद गवा के हाथों में आ चुका था।
इसीलिए मोहम्मद गवा ने क्या किया मोहम्मद गवा ने अपनी बुद्धिमता व युद्ध कौशल के कारण या युद्ध कौशल से बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। बहमनी साम्राज्य का क्या किया इसने? बहमनी साम्राज्य का इसने क्या किया भाई? विस्तार किया। नोट करो यहां तक, फिर आगे की ओर चलते हैं। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए इसके बाद यहां से आगे चलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो महमूद तृतीय था उसके शासनकाल की जो सभी वास्तविक शक्तियां थी वो किसके पास थी? महमूद गवा के पास थी। तो महमूद गवा साम्राज्य को अपने अकॉर्डिंग ही चलाने लगा था, ठीक है। तो यहीं से नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे कि महमूद तृतीय ने मोहम्मद गवा को मोहम्मद गवा को बीजापुर का तरफदार घोषित किया, तरफदार नियुक्त किया। नियुक्त करेंगे, नियुक्त कर दिया इसको, तरफदार नियुक्त किया। तरफदार का मतलब पता होगा कि जो बहमनी साम्राज्य के जो राज्यपाल या गवर्नर होते थे या प्रांतपाल होते थे उन्हें क्या बोलते थे? तरफदार बोलते थे। तो यहीं पर मैं ऐड कर देती हूं राज्यपाल या प्रांतपाल, राज्यपाल या प्रांतपाल। हो गया? चलिए अच्छे से समझ आ गया यहां तक, ठीक है। इसी के बाद यहीं पर ऐड करें आप नेक्स्ट पॉइंट कि इसी के शासनकाल में रूसी यात्री, इसी के शासनकाल में रूसी यात्री कौन? निकितन। रूसी यात्री निकितन ने क्या किया था? बहमनी साम्राज्य का दौरा किया था या भ्रमण किया था। रूसी यात्री निकितन ने, नाम याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। निकितन ने बहमनी साम्राज्य का दौरा किया। क्या किया? बहमनी साम्राज्य का दौरा किया। बहमनी साम्राज्य का दौरा किया। महमूद गवा ने क्या किया? बहमनी साम्राज्य का विस्तार करने लगा। वो बहमनी साम्राज्य की जो सीमा थी उसको बढ़ाने में लग गया वो। तो उसी के साथ साथ उसने क्या किया था? मालवा के जो शासक थे, मालवा के शासक को पराजित किया उसने। मोहम्मद गवा ने मालवा के शासक को पराजित किया। मालवा के शासक को क्या किया इसने? पराजित किया। और फिर इसी के बाद 1472 ईस्वी में, मोहम्मद गवा की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? मोहम्मद गवा की बातें चल रही हैं। और 472 ईस्वी में इसने क्या किया था? पश्चिमी बंदरगाह, 1472 ईस्वी में मोहम्मद गवा ने पश्चिमी बंदरगाह
पश्चिमी बंदरगाह, पश्चिमी बंदरगाह जिसका नाम क्या था, पश्चिमी बंदरगाह गोवा पर, बंदरगाह गोवा को किससे छीन लिया, विजयनगर साम्राज्य से छीन लिया। किससे, विजयनगर साम्राज्य से छीन लिया। विजयनगर साम्राज्य से छीन लिया। विजयनगर साम्राज्य से छीन लिया। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करिए यहां तक, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए, हो गया होगा, यहां से आगे चलते हैं। इसके बाद जब 1472 ईस्वी में इसने गोवा को छीन लिया विजयनगर साम्राज्य से, तो मोहम्मद गवा ने 1473 ईस्वी में बेलगांव पर भी अधिकार कर लिया। किस पर, बेलगाम पर भी अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद गवा ने 1473 ईस्वी में बेलगांव जीत लिया। हो गया, तथा पूर्णतः, या इसने पूर्णतः बहमनी साम्राज्य को 8 भागों में विभाजित किया, 8 भागों में बांटा। पहले कितने तरफ थे उसके, 4 ही तरफ थे। कौन कौन से, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और फिर लास्ट कौन था, बीदर। इन 4 ही, हसन गंगू था, उसने 4 तरफों में विभाजित किया था पूरे बहमनी साम्राज्य को। लेकिन महमूद गवा ने क्या कर दिया, महमूद गवा ने इसे 8 भागों में विभाजित कर दिया। अब देखते हैं कैसे कैसे किस किस को क्या दिया और कौन सा हिस्सा किसके अंतर्गत आता है। ठीक है अगर इसकी बात करें हम लोग कि कौन सा हिस्सा किसके अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले लिखे कि 8 प्रांतों यानी कि बरार को सबसे पहले लिखेंगे, बरार। जो बरार इसका एक तरफ था या इसका एक राज्य था, बरार को इसने गाबिल व माहुर में विभाजित किया। किसमें, गाबिल व माहुर। यानी कि जो बरार था, जो इसका बरार राज्य या बरार तरफ थी, उसको इसने 2 भागों में बांटा। यानी कि इसमें एक गाबिल तरफ हो गया और दूसरा माहुर तरफ। तरफ का अर्थ पता है आप लोगों को, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि राज्य या प्रांत होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं दौलताबाद की। दौलताबाद को भी 2 भागों में विभाजित किया। पहला भाग था दौलताबाद और दूसरा था जुन्नार। दौलताबाद व जुन्नार। तीसरा प्रांत कौन सा था या तीसरा तरफ कौन सा था, तीसरा तरफ है आपका गुलबर्गा। और गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की राजधानी भी रही जब हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। और बीजापुर गुलबर्गा के अधीन था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, मोहम्मद गवा ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। यानी कि गुलबर्गा एक अलग राज्य हो गया और विजयनगर एक अलग राज्य हो गया। गुलबर्गा व बीजापुर। ठीक है, गुलबर्गा और बीजापुर। लास्ट बचा कौन, लास्ट बचा तेलंगाना। और तेलंगाना को इसने किसमें किया, तेलंगाना को इसने राजमुंद्री व वारंगल में तोड़ा। किसमें, राजमुंद्री व वारंगल में तोड़ा। किसमें तोड़ा भाई, राजमुंद्री व वारंगल में तोड़ा। बहुत ध्यान से हर एक फैक्ट को बहुत बारीकी से आप लोग समझकर चलेंगे, क्योंकि अगर हल्का सा भी पॉइंट मिस हुआ तो पूरे फैक्ट्स गड़बड़ा जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
आज बहमनी साम्राज्य को खत्म कर देंगे हम बिल्कुल, तो जल्दी से जल्दी करिए। चलिए आगे चले। चलो, अब इसने अपने जो राज्य था या अपना पूरा जो इसका बहमनी साम्राज्य था उसको कितने भागों में, 8 प्रांतों में या 8 तरफों में क्या किया, इसने बांट दिया। अब प्रत्येक प्रांत यानी कि प्रत्येक तरफ को संभालने के लिए या नियंत्रण हेतु व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसने क्या किया, प्रत्येक तरफ पर एक तरफदार नियुक्त किया, यानी कि एक प्रांतपाल नियुक्त किया। ठीक है, और एक गवर्नर, जैसे इसने गवर्नर के जो पद नियुक्त किए, एक गवर्नर के नियंत्रण में केवल एक ही किला आएगा, बाकी की जो भूमि है उसे इसने खालसा भूमि नियुक्त किया। और खालसा भूमि का अर्थ है उसने सरकारी भूमि, उसको क्या कर दिया कि घोषित कर दिया कि भाई एक गवर्नर के अंतर्गत केवल एक ही किला आएगा, वो उसी की निगरानी रखेगा, बस वो ही उसकी संपत्ति होगी, वरना उसके अलावा जो भी भूमि संपत्ति या जो भी जमीन कुछ भी हो, बाकी जो भी जमीन है वो खालसा भूमि यानी कि सरकारी होगी। ठीक है, सरकारी भूमि होगी। ये इंपॉर्टेंट कार्य है इसके यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है कि प्रत्येक तरफ के लिए, प्रत्येक तरफ एक तरफदार के अधीन रखी, एक तरफदार के अधीन रखी, एक तरफदार के क्या रखी, एक तरफदार के अधीन थी। तरफ का मतलब पता है आपको क्या है, राज्य या फिर प्रांत। ऐसे ही तरफदार होगा या तो क्या होगा, प्रांतपाल या फिर राज्यपाल, प्रांतपाल या फिर राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक गवर्नर के अधीन केवल एक ही किला था, एक गवर्नर के अधीन केवल एक ही किला रखा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जितनी थोड़ी जमीन होगी उतने अच्छे से ज्यादा से ध्यान दे पाएंगे, अच्छे से शासन कर पाएगा उस पर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बाकी बची भूमि को या बाकी भूमि को खालसा भूमि नियुक्त किया। क्या किया, खालसा भूमि नियुक्त किया। खालसा भूमि क्या किया इसने, इसको नियुक्त किया। और खालसा भूमि क्या होती है, खालसा भूमि आपकी सरकारी भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है, सरकारी भूमि। ठीक है बच्चा, कौन सी भूमि होती है, सरकारी भूमि होती है। नोट करो भाई यहां तक। ठीक है, यहीं पर ऐड करें कि इसने 2 ग्रंथ लिखे। इसने क्या करा, इसने 2 ग्रंथ लिखे, जिसमें से पहले ग्रंथ का नाम है रेज़त-ए-आला, रेज़त-ए-आला। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है, प्रथम रेज़त-ए-आला, और दूसरा ग्रंथ है दीवान-ए-असरा। कौन सा, दीवान-ए-असरा। दीवान-ए-असरा तथा अफीवी वर्ग व दक्कन अमीर वर्ग की, दक्कन वर्ग की गुटबंदियों के कारण गुटबंदियों के कारण वो क्या हो गए थे, वो लोग इससे चिढ़ने लगे थे, वो लोग इससे जलने लगे थे कि भाई शासन हमारा है, क्षेत्र हमारा है, लेकिन उस पर राज किसका चल रहा है, महमूद गवा का। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया था फिर, गुटबंदियों के कारण
1483 ईस्वी में, कब? 1483 ईस्वी में महमूद तृतीय ने इसे मृत्युदंड दिया। क्या किया? इसको मृत्युदंड दिया। इसको क्या किया? किसको? महमूद गवा को मृत्युदंड दिया। और यहीं से फिर क्या हो गया? यहीं से ही बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। यहीं से बहमनी साम्राज्य का फिर क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हुआ। यहां तक नोट करें भाई। आज की क्लास में केवल इतना ही था आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी को सभी फैक्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बहमनी साम्राज्य से हमने लगभग 4 से 5 क्लासेस की हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट साम्राज्य होगा हमारा, वो होगा विजयनगर साम्राज्य। क्योंकि अगर दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो हमें दोनों साम्राज्य के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए विजयनगर साम्राज्य। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। लव यू, टेक केयर और बाय बाय।